बहुत ज्यादा अपने मायके की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है। होंगे और पैसे वाले अपने घर में यूं जरा जरा सी बात पर इतना हंगामा अच्छा नहीं होता। सुनंदा जी अपनी बहू दिव्यांशी से बोली, क्यों ना दिखाऊं धौंस? अरे इतना दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको, एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। आप क्या जानो कितनी महंगी है ये चीजें? दिव्यांशी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। हाँ, हम नहीं जानते कि कितनी महंगी है ये चीजें, लेकिन ये दहेज हमने तो नहीं मांगा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद दिया था। वो भी मना करने के बावजूद सुनंदा जी ने कहा, ओ कुछ भी हो पर दहेज आ तो गया ना इस घर में। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ देखा भी था क्या इतना सब? आप लोगों की औकात भी थी ये सब खरीदने की? दिव्यांशी सुनाते हुए बोली, चलो माना बहू कि हमने हमारे घर में इतना कुछ भी नहीं देखा था, हमारी औकात तो नहीं थी ये सब खरीदने की, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इस घर में कर दी? वो लोग तो खुद आए थे इस घर में तुम्हारा रिश्ता करने के लिए, सुनंदा जी ने कहा। सुनंदा जी का जवाब सुनकर दिव्यांशी तुनकते हुए अपने पैरों को पटकते हुए अंदर चली गई। आखिर सुनंदा जी सच जो बोल रही थी, अब तो ये घर में हर रोज ही होने लगा था। दिव्यांशी जब तक अपने मायके से आए हुए दहेज की धौंस न दिखा दे शायद उसे खाना हजम ही नहीं होता था। अभी 3 महीने पहले ही तो उसकी शादी इस घर में हुई थी। उसका पति राजन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर में उन दोनों के अलावा सास सुनंदा जी और ननद सलोनी थे। सुनंदा जी की घर की स्थिति इतनी खास नहीं थी, पर अभी कुछ दिनों पहले ही राजन की सरकारी नौकरी लगी थी, इसलिए दिव्यांशी के माता पिता ने उसकी शादी राजन से कर दी। अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, आगे चल कर तो राजन अच्छा खासा कर ही लेगा। वैसे भी वो आगे और बेहतर की तैयारी में लगा हुआ ही था। ये सोचकर दिव्यांशी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि सुनंदा जी ने और राजन ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया था। हमें तो सिर्फ कन्या और कलश ही चाहिए, हम दहेज का क्या करेंगे? हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम इतना सामान रख सके, तब उन लोगों ने साफ साफ कहा था। पर उसके बावजूद भी दिव्यांशी के माता पिता ने अच्छा खासा दहेज दे दिया। अब घर में इतनी जगह तो थी नहीं, इसलिए अभी कई सारा सामान तो ऐसे ही पैक रखा हुआ था। लेकिन फिर भी दिव्यांशी दहेज की धौंस दिखाने से बाज नहीं आती थी। शादी के कुछ दिन बाद सुनंदा जी की बहन उनसे मिलने आई थी। उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर ही थी। जब दिव्यांशी उन्हें प्रणाम करने बाहर आई तो मौसी जी सोफे पर पलथी मार कर बैठी हुई थी। ये देखकर दिव्यांशी चिढ़ गई पर कुछ बोली नहीं। उसके बाद जब वो लोग खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना परोसने के लिए सलोनी ने दिव्यांशी के मायके से आया हुआ नया डिनर सेट निकाल लिया। जब दिव्यांशी की नजर उस डिनर सेट पर पड़ी तो उस समय तो दिव्यांशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। अरे आप लोगों ने कितना सिर चढ़ा रखा है इन लोगों को? इन लोगों की औकात भी है क्या इतने महंगे सोफे पर बैठने की और महंगे डिनर सेट में खाना खाने की? बहू क्या बोल रही हो तुम? ओ हमारे रिश्तेदार हैं, मेहमान बनकर हमारे घर आए हैं, और मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, थोड़ा तमीज से तो बोलो, सुनंदा जी ने कहा। होंगे तो होंगे आपके रिश्तेदार, मैं क्या करूं, लेकिन जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मेरे मायके से आए हैं। कभी देखा भी है आपने इतना महंगा सामान जो अपने इन फटीचर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आप ये सब इस्तेमाल कर रही थी? दिव्यांशी ने तुनकते हुए कहा। बहू ये डिनर सेट सोफे ये सब इस्तेमाल करने के लिए ही है ना, या इन्हें एक तरफ रख कर पूजा करनी है? सुनंदा जी ने कहा। इतनी ही महंगी चीजें चाहिए ना तो खुद से खरीदिए, मेरे मायके के दहेज पर हक जमाने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर सुनंदा जी हैरान रह गई थी। तब राजन ने उसे डांटा भी था, लेकिन उसने तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उल्टा वो तो राजन से ही लड़ पड़ी। राजन ने उसके माता पिता से बात करनी चाही थी तो सुनंदा जी ने रोक दिया। भला अब छोटी छोटी बातों पर उसके माता पिता के पास क्या जाना। लेकिन आज सलोनी की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई थी। हालांकि वो लोग ज्यादा देर रुकी भी नहीं थी, बस खड़े खड़े ही रवाना हुई थी। तब सलोनी उनके लिए पानी लेकर आई थी, लेकिन हंसी मजाक में एक सहेली के हाथ से गिलास गिर गया और इसके कारण सोफा थोड़ा गीला हो गया। वो लोग तो खैर वहाँ से रवाना हो गई, पर जब दिव्यांशी बाहर निकल कर आई तो सोफे
पर हल्का सा गीलापन देखकर चिढ़ गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद ही सुनंदा जी से उसकी बहस हुई थी। अब तो दिव्यांशी के बर्ताव से सुनंदा जी काफी आहत हो चुकी थी। खैर थोड़ी देर बाद दिव्यांशी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस समय सुनंदा जी उसके कमरे में आई और दरी बिछाकर जमीन पर बैठ गई। बाकी ओ कुछ कपड़े लेकर आई थी, वहीं बैठकर तह लगाने लगी। ये देखकर दिव्यांशी ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी जी ये क्या हरकत है, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं आराम कर रही हूँ, फिर भी यहाँ लाकर दरी बिछाकर आप क्या कर रही हैं? कपड़ों को तह तो आप अपने कमरे में लगा सकती थी ना। अब बहू ये मेरा घर है, मैं कहीं पर भी बैठकर कपड़ों को तह लगाऊं, तुम्हें क्या समस्या है? सुनंदा जी ने उसकी तरफ देखे भी नहीं कहा, कहीं भी तह लगाना है तो लगाइए, कौन मना कर रहा है आपको, पर मेरे कमरे में बैठकर क्यों कर रही है? दिव्यांशी ने कहा, अरे बहू तुम्हारा कमरा भी तो मेरे ही घर का हिस्सा है, तो ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं कहाँ बैठ कर तह लगाना चाहती हूँ। आखिर मेरी चीज है, मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ, तुम मुझे मेरे ही घर में सलाह कैसे दे सकती हो? सुनंदा जी ने कहा। सुनकर दिव्यांशी हैरान रह गई और चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी ये कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? अब आप मुझे अपने मकान की धौंस दिखा रही हो? क्यों न धौंस दिखाओ, मेरा मकान तुम्हारे दहेज से ज्यादा महंगा है। सुनंदा जी भी हाथ नचाते हुए बोली, मम्मी जी आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? कोई कह सकता है आपकी बातों को सुनकर कि आप एक बुजुर्ग महिला हो, भला परिवार धौंस दिखाने से चलता है क्या? दिव्यांशी ने चिढ़ते हुए कहा। वाह बहू, तुम इतने दिनों से अपने दहेज की धौंस दिखा रही थी, ओ सही है, अब मैंने अपने मकान की धौंस दिखानी शुरू कर दी तो गलत है। तुम्हारे नियम सबके लिए अलग अलग हैं क्या? सुनंदा जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। सुनकर दिव्यांशी चुप हो गई। भूलो मत बहू कि तुम्हारा दहेज का सामान जिस घर में रखा हुआ है ना, वो घर मेरा है। मैं कभी ये बात नहीं कहती, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। हमने तो कोई दहेज की डिमांड नहीं की थी ना। तुम्हारे माता पिता ने खुद दहेज दिया, अपनी बेटी को दिया, अपनी इज्जत को दिया, फिर इतनी धौंस क्यों दिखाना? परिवार ऐसे धौंस दिखाने से नहीं चलते। आखिर सुनंदा जी ने कहा तो दिव्यांशी उस समय तो चुप हो गई। हालांकि इस बारे में उसने अपने माता पिता से शिकायत की थी, तो उन्होंने भी उसे ही डांट कर चुप करा दिया। जब तू खुद ही अपने ससुराल में इस तरह की हरकत कर रही है, तो तेरी सास ने पलट कर जवाब देने में क्या गलत कर दिया? अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तब तो हम फिर भी बोलते, लेकिन यहाँ तो तू खुद ही ऐसी हरकत कर रही है। यहाँ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सम्मान पूर्वक इस घर में आती है तो ठीक है, ऐसी हरकत करके आई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आखिर उसके बाद दिव्यांशी को चुप रहना ही पड़ा। उसके बाद दिव्यांशी ने कभी भी दहेज की धौंस नहीं दिखाई। दोस्तों कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।